एक बुजुर्ग महिला अपने विकलांग बेटे को लेकर एक झोपड़ी के अंदर रहा करती है। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत होने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर जो विकलांग बेटा होता है कुछ मजदूरी करने के लिए बाहर गया होता है। तभी वहाँ पर एक कोट पैंट यानी सूट बूट पहने हुए एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो माँ उस लड़के की तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो वो तुरंत ही उस माँ के पैर छू लेता है और कहने लगता है कि माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा शकील खान। दोस्तों, माँ हिंदू होती है लेकिन यहाँ पर वो इस तरह से मुस्लिम बेटा उसके पैर छूता है और उससे कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा बेटा शकील खान। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल होती है, जिसका नाम शकील खान होता है, अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, कुछ ही समय और बीतता है, लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 7.5 साल का ये लड़का हो जाता है। तभी बीमारी के चलते हुए इसकी माँ की मौत हो जाती है। जो इसका पिता होता है बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता, कभी अपने बच्चे की देखरेख नहीं करता और ना ही उसने अपनी पत्नी की देखरेख की थी। अगर उसे वो समय पर दवा दिलाता तो शायद उसकी पत्नी आज जिंदा होती। ये सब ताने अड़ोसी पड़ोसी उसे देने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो शकील खान का पिता होता है इतना उन तानों से परेशान हो जाता है, वहाँ से वो अपने घर परिवार को छोड़कर सीधा एक ट्रेन पकड़ लेता है। राजस्थान से सीधे मुंबई के लिए वो ट्रेन में बैठ जाता है और दोस्तों, जैसे ही मुंबई स्टेशन आने वाला होता है उससे 2 स्टेशन पहले वो उतर जाता है और वहाँ पर जो उसका बेटा होता है शकील खान, वो अपने अब्बू से कहने लगता है कि अब्बू, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर वो दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर दोनों बैठकर बड़े आराम से खाना खाते हैं और जैसे ही यहाँ पर जो पिता होता है वो होटल मालिक से बात करता है और बात करते करते वो वहाँ से कुछ पैसे संभालने लगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। बेटा उसके पीछे भागने लगता है लेकिन होटल का मालिक उसे वहीं पर रोक लेता है। उससे कहने लगता है कि तुझे अब यहाँ से नहीं जाना, तेरे पिता ने तुझे पैसों से बेच दिया है, अब तू हमारे यहाँ पर बंधुआ मजदूर बनकर रहेगा, तू यहीं पर कामकाज करेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा करे तो क्या करे, 7.5 साल जिसकी उम्र होती है वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है और फिर यहाँ पर उसे आदत पड़ जाती है कि उसे यही रोज़ का काम करना है। दोस्तों, दिन भर वो बर्तनों को साफ किया करता, उस होटल में कामकाज किया करता, उसके बदले बस उसे खाना मिलता और कई बार तो उसे खाना भी नहीं मिलता, उसे मार मिलती और फिर वो वहाँ पर चुपचाप अपनी माँ को याद करके सो जाया करता, रोता रहता। लेकिन करे तो क्या करे, लगभग इसी तरह से 1 साल का समय और बीत जाता है, लगभग वो 8.5 साल का हो जाता है। दोस्तों, पड़ोस में ही 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम रमेश होता है, दूसरे का नाम सुरेश होता है। वो दोनों वहाँ पर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर इस बच्चे का मन भी करता है कि मैं इनके पास जाकर खेलूं। दोस्तों, जब उस होटल का मालिक वहाँ पर नहीं होता तो उन बच्चों के साथ जाकर वो खेल लिया करता। इन सब की दोस्ती बहुत ही अच्छी सी हो जाती है। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर शकील खान बर्तनों को साफ कर रहा होता है तो उससे एक गिलास टूट जाता है और गिलास टूटने की वजह से जो इसका मालिक होता है यहाँ पर इसके ऊपर डंडा लेकर भागने लगता है। एक आध डंडा तो इसको लगा देता है, फिर यहाँ से ये शकील खान भागने लगता है और भागते भागते नज़दीकी एक झोंपड़ी में जाकर घुस जाता है। वहाँ पर पहले से ही रमेश और सुरेश एक कंबल के अंदर सो रहे होते हैं। दोस्तों, जब सुरेश रमेश यहाँ पर शकील खान को देखते हैं तो कहने लगते हैं तो ये तो हमारा दोस्त आ गया। फिर यहाँ पर इनकी जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा, तुम कौन हो, किस तरह से तुम भाग कर आए हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि माँ जी, मुझे बचा लीजिए, ये होटल का मालिक मुझे मार डालेगा, ये बहुत ही बेरहमी है, मुझे बहुत बेरहमी के साथ मार रहा है, एक गिलास मुझसे टूट गया उसकी वजह से मुझे मार रहा है। फिर यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा, तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो यहाँ पर रमेश और सुरेश को उस लड़के शकील खान ने पूरा डाटा अपना बता दिया था, पूरे बैकग्राउंड के बारे
बारे में बता दिया था। तो यहाँ पर रमेश सुरेश कहने लगते हैं इसके माता पिता नहीं, इसका पिता खुद इसे इस होटल के अंदर बेच कर गया है। दोस्तों जब आपस में बातचीत चल रही होती है तभी उनके दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है जो उस होटल का मालिक होता है। दोस्तों झोंपड़ा होता है, उस झोंपड़े के अंदर घुसने लगता है तो यहाँ पर जो माँ होती है शकील खान को भी उसी कमर में लिटा देती है, कहती है कि तुम इसी कमर में छुप जाओ। होटल का मालिक यहाँ पर उस महिला से पूछने लगता है कि यहाँ पर एक लड़का आया है क्या, तो यहाँ पर वो साफ मना कर देती है कि यहाँ पर कोई लड़का नहीं आया। दोस्तों उसके बाद होटल का मालिक कहने लगता है कि इस कमर के अंदर कौन है, तो महिला कहती है कि इस कम्बल के अंदर मेरे बेटे हैं, वो आराम कर रहे हैं, उनको सोने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। दोस्तों उसके बाद होटल का मालिक वहाँ से चला जाता, लेकिन होटल का मालिक हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर उस लड़के को देखने के लिए आया करता। जब भी वहाँ पर वो आता तो यहाँ पर माँ को वो बच्चा छुपाना पड़ता। माँ उससे बातचीत करती है, उससे कहती है कि बेटा क्या भूख लग रही है, तो वो कहता है कि हाँ माँ बहुत भूख लग रही है, क्या मैं तुमको माँ बुला सकता हूँ, तो वो कहती है कि हाँ बेटा तुम मुझे माँ बुला सकते हो और आज से तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और मेरे बच्चों की तरह ही तुम भी हमारे साथ रहा करोगे। दोस्तों माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है तो बेटे को उसकी खुद की अम्मी की याद आ जाती है। वो सोचने लगता है कि मेरी अम्मी अगर ज़िंदा होती तो इसी तरह से मुझे खाना खिलाती। वो आंखों में आंसू भर लाता है। तभी यहाँ पर माँ उसके आंसुओं को पहुँचती है और उससे कहने लगती है कि बेटा तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज से मैं तेरी अम्मी हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी जो अपने बेटों के लिए मैं कर रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का एक बार के लिए शांत हो जाता है और फिर अब यहाँ पर माँ अपने बच्चों को यहाँ से इस तरह से इस होटल मालिक से बचाने के लिए फिर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक झोपड़ा बना लेती है और उसी झोपड़े में रहने लगती है। दोस्तों यहाँ पर एक एनजीओ होता है, उस एनजीओ में इन तीनों बच्चों का एडमिशन करा दिया जाता है और ये तीनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। वहीं पर एनजीओ में इन्हें खाना मिल जाया करता, अच्छे अच्छे सामान भी इनको मिलते, तो ये वहाँ पर बड़े खुशी खुशी होकर पढ़ने के लिए जाया करते। जो दोनों लड़के होते हैं रमेश और सुरेश, वो तो पढ़ने में इतने होशियार नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो शकील खान होता है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। 10वीं की परीक्षा ये लोग पास कर लेते हैं। जो शकील होता है बहुत ही अच्छे नंबरों से 10वीं की परीक्षा पास करता है। उसके बाद यहाँ पर जो शकील के दोनों भाई होते हैं रमेश और सुरेश, वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अब हम नहीं पढ़ना चाहते, हमारे बस का काम नहीं है पढ़ना, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, आपके लिए कुछ कमा कर लाएंगे, क्यों आप बुढ़ापे में ये सब बोझ उठाती हो, हम सब ये काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शकील होता है वो कहने लगता है कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे दोनों भाई हैं, ये कमा लिया करेंगे, तू आराम से पढ़ ले। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो शकील होता है वो +2 की परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से पास कर लेता है। उसके बाद उसे आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए बाहर जाना होता है, तो वो मुंबई चला जाता है। अपनी माँ से कहकर जाता है कि माँ मैं जल्द ही पढ़ लिख कर कुछ ऑफिसर बन जाऊंगा और मैं आपको यहाँ से लेकर अच्छी जगह पर रखूँगा। माँ भी कहती है कि बेटा मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। दोस्तों उसके बाद शकील खान मुंबई में चला जाता है और वहीं पर खुद पढ़ाई किया करता और पढ़ाई के साथ साथ वो कामकाज भी करता, जिससे कि उसको पैसे की ज़रूरत की पूर्ति हो सके। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है। इस बीच में वो कभी भी अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आया था, क्योंकि उसे कमाई भी करनी थी, उसे पढ़ाई भी करनी थी, उसके पास टाइम ही नहीं होता। दोस्तों उसके बाद फिर वो टेस्ट देना स्टार्ट कर देता है और फिर वो इतनी अच्छे से टेस्टों की तैयारी करता है और एक दिन वो बैंक का टेस्ट देता है और बैंक के मैनेजर पद पर वो नियुक्त हो जाता है। दोस्तों बड़ा ही खुश होता है और उसने कुछ पैसे थोड़े बहुत जोड़ रखे थे, जो उसकी कमाई हुआ करती थी, वो अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं किया करता। आज वो खुशी के मारे झूम उठता है और सोचने लगता है क्यों ना आज मैं माँ के साथ ये खुशी बांटूं, अपने भाइयों के साथ खुशी बांटूं। इस सब के लिए वो बाज़ार जाता है, बाज़ार से कोट पैंट लेता है, अच्छे से शूज लेता है और उसके बाद सीधे उसी झोंपड़े पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जो दृश्य देखता है, एक बूढ़ी औरत यहां पर भगवान का भजन कर रही होती है। अब ये लड़का वहां पर थोड़ी देर के लिए तो रुकता है। जब माँ भगवान का भजन पूरा कर लेती है तो वापस घूम कर देखती है तो कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तो यहाँ पर जो बेटा होता है शकील, वो कहने लगता है कि माँ मैं आपका बेटा शकील खान हूँ, अपनी माँ
माँ के पैरों की तरफ हाथ करता है। माँ भी एकदम से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि शकील तू इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ माँ, मैं इतना बड़ा हो गया और आज मैं एक बैंक का मैनेजर भी बन गया हूँ। माँ उसे अपने गले लगा लेती है और माँ के साथ वो वहीं पर बैठ जाता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि माँ भैया कहाँ हैं, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो माँ यहाँ पर रोते हुए कहने लगती है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया रे शकील, हमारे साथ में तो बहुत कुछ घट चुका है। यहाँ पर वो बेटा रोते हुए कहने लगता है कि माँ बता तो सही हुआ क्या है, भाई है कहाँ। तो कहती है कि जो तेरा रमेश भाई था वो तो एक्सीडेंट में मारा जाता है और जो दूसरा भाई सुरेश है उसका एक पैर चला जाता है। वो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गया हुआ है और जिससे आज वो कमा कर लाएगा, जिससे हमारा खाना बनेगा, जिससे हमारा पेट पल रहा है। दोस्तों यहाँ पर शकील खान रोने लगता है और कहने लगता है कि माँ मैंने बहुत गलत किया, कभी भी मुड़कर नहीं देखा। मैं इतना पागल हो चुका था कि मुझे बस सरकारी नौकरी चाहिए, मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे भाइयों का क्या हाल होगा, मेरी माँ किस तरह से रह रही होगी। लेकिन माँ तू अब चिंता मत करना, तेरा बेटा सरकारी नौकर लग गया, अब मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। दोस्तों थोड़ी देर बाद ही भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भाई भी नहीं पहचान पाता कि ये कौन है। तो यहाँ पर शकील से वो कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि भाई मुझे नहीं पहचाना, मैं शकील हूँ। दोस्तों यहाँ पर सुरेश की आंखों में भी आंसू होते हैं, दोनों भाई गले मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर शकील भी रोते हुए कहने लगता है कि भाई तुम्हारे साथ में बहुत गलत हो गया, मैंने कभी वापस मुड़कर भी नहीं देखा, अगर मैं यहाँ आ जाता तो मुझे सब कुछ पता चल जाता। मैं एक बैंक में ऑफिसर बन चुका हूँ, वहाँ का मैनेजर हूँ, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद अपनी माँ और भाई को शकील अपने साथ लेकर जाता है और वहीं पर एक कमरा किराए पर लिया जाता है और वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे नौकरी आगे बढ़ती है तो ये खुद का अपना घर ले लेते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। दिन का वाकया होता है, जब शकील शाम को अपनी बैंक से घर की तरफ आ रहा होता है तभी सामने उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, वो सर्दी के मारे कांप रहा होता है। जब यहाँ पर शकील उसे दया की दृष्टि से देखता है, उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। जब उसके बारे में पता चलता है तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, इसका खुद का पिता होता है जिसने इसे पैसों के लिए बेच दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर शकील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर सीधा अपने घर पहुँच जाता है। यहाँ पर मायूस सा बैठ जाता है। यहाँ पर जो माँ होती है बेटे की मायूसी को देखकर तुरंत ही पूछने लगती है कि शकील क्या हुआ बेटा, किस तरह से तुम इतने परेशान हो। तो शकील कहने लगता है कि माँ आज मुझे उसी शख्स का चेहरा फिर से देखने को मिल गया जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया था, जो मुझे बेच कर गया था। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है क्या तुम अपने पिता के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ माँ, वो मेरा पिता नहीं है, आप मेरा पिता उसे मत कहिए। तो माँ यहाँ पर कहती है कि बेटा पिता चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो लेकिन आपको जन्म देने वाले वही हैं, वो आपके पिता हैं, आप ऐसा मत करिए। वो बीमार हैं तो उनका इलाज करवाइए, उन्हें हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाइए। यहाँ पर बेटा को काफ़ी ज़्यादा माँ समझाती है और कहती है कि बेटा पिता चाहे कितना भी गलत हो जाए लेकिन पिता तो पिता ही होता है, आपको अपने बेटे का धर्म निभाना चाहिए, आप चाहिए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। दोस्तों यहाँ पर शकील फिर वहाँ से वापस जाता है और जाकर वहीं पर वो वृद्ध व्यक्ति उसे लेटा हुआ मिलता है। तुरंत ही एम्बुलेंस वहाँ पर बुलाता है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। दोस्तों जब डॉक्टर साहब उपचार कर रहे होते हैं तो शकील से कहने लगते हैं कि इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इनका बचना मुश्किल है क्योंकि इनकी किडनी, फेफड़े, लीवर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर शकील कहने लगता है कि आप इनकी दवाई गोली तो करते रहिए, इनको कष्ट ना हो, बस इस तरह की आप दवाई करिए, बाकी इनको मरना है तो वो तो मेरे हाथ की बात नहीं है, वो सब भगवान की मर्जी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 12 दिन तक इसके पिता को एडमिट रखा जाता है और 13वें दिन यहाँ पर डॉक्टर साहब अपना जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पिता हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों पूरे क्रियाकर्मों के हिसाब से शकील खान अपने पिता की अंतिम विदाई देते हैं और उसके बाद अपनी माँ के साथ वहीं पर
रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा अब तू शादी योग्य हो गया है, अब शादी कर ले, घर में बहू ले आ। वकील कहने लगता है कि माँ मेरे भाई बड़े मुझसे हैं, मैं उनके रहते हुए पहले कैसे शादी कर सकता हूँ, पहले बड़े भाई की शादी कर लो। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा वो अपाहिज है, उसकी कौन शादी करेगा, अगर उसकी हो भी जाएगी तो बाद में उसकी शादी कर लेंगे, बेटा तू फिलहाल शादी कर ले, मैं पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि माँ अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप ही मेरे लिए कोई लड़की देख लो। तो यहाँ पर माँ कहती है कि ठीक है बेटा। फिर पड़ोस में ही रहने वाली एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम नूरी होता है, जो मुसलमान ही होती है। दोस्तों शकील और नूरी की रीति रिवाज के अनुसार शादी कर दी जाती है, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद नूरी अपने शोहर के घर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर जो माँ है वो हिंदू रीति रिवाज से एक कमरे के अंदर आराम से पूजा पाठ किया करती है, दूसरे कमरे के अंदर जो नूरी है वो नमाज पढ़ा करती है। दोस्तों इनका परिवार इतने अच्छे से चल रहा होता है और जो यहाँ पर भाई होता है सुरेश, वो भी यहीं पर रहा करता है। शकील खान जो होते हैं वो सुरेश से मना करते हैं कि भाई तू अब मजदूरी करने मत जाया कर, बस यहीं पर रहा कर, तू घर की देखरेख ही कर लिया कर, घर पर रहा कर बस। यहाँ पर जो सुरेश होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ तो उससे ठीक रहता है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद जो माँ होती है वो बहुत ही बूढ़ी हो चली होती है और कुछ दिन और बीतने के बाद माँ का देहांत हो जाता है। दोस्तों माँ के मरने के बाद माँ का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही उसका अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है। अब यहाँ पर सुरेश रह जाता है और शकील खान रह जाता है, उसकी पत्नी नूरी रह जाती है और इनको 2 बच्चे हो चुके होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों इनका परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। सुरेश को ये बड़े अच्छे तरीके से अपने घर में रखा करते हैं। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों ने सुना किस तरह से एक छोटे से बच्चे के साथ में इतने सारे जुर्म हो जाते, बदर की ठोकरें खाने लगता है, उस होटल मालिक के ताने खाता, कभी तो उसके डंडे खाता, लेकिन एक माँ उसे इस तरह से ममता में अपने पास लेकर जाती है, उसके लिए अपने घर को भी छोड़कर दूसरी जगह झोंपड़ा बनाती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है, उसे बहुत बड़ा ऑफिसर बना देती है। जब वो ऑफिसर बन जाता है तो अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ ऐसे मिलकर रहता है मानो वो सगे ही भाई भाई हों। दोस्तों हालांकि दोनों के धर्म अलग अलग होते हैं, वो लड़का मुसलमान होता है, इधर जो माँ और उसके बच्चे होते हैं वो हिंदू होते हैं, फिर भी इन सभी लोगों का इस तरह से आपस में गठबंधन होता है, इस तरह से जोड़ होता है मानो वो एक ही परिवार का हिस्सा हों। आज की हकीकत की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियां हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार।